हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ टॉपिक 8.5 फिज़िक्स क्लास 11 पार्ट 2, दैट इज़ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ठीक है, कल हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े थे, आज मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ। कल तक जो हमने पढ़ा था वो ये था, ये सिलेंड्रिकल बॉडी थी। अगर हम इस पर फोर्स लगाएं ऐसे तो ये इस तरीके से झुकेगा। क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट फिक्स है तो ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा और ये इधर झुक जाएगा। और अगर फोर्स को रिमूव कर दूं तो ये यहाँ पर अपनी पोजीशन में आ जाएगा। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था जो कि हुक्स लॉ उसे जानते हैं हम, क्योंकि जितना हम स्ट्रेस लगाते हैं उसके प्रोपोर्शन में, स्ट्रेस के प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ऐसे फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई और फोर्स हटाया तो ये अपनी पोजीशन में आ गई। आज हम कई केस पढ़ेंगे, जैसे कि ये ग्राफ है। मान लो फोर्स को, स्ट्रेस को बढ़ाते जाएं, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि स्ट्रेस को बढ़ाते जाएं। अगर बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे इंक्रीज़ करते जाइए तो ये अपनी पोजीशन में इसमें आ गया। लेकिन बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज़ करेंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि अपनी पोजीशन में नहीं आया है। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि अगर हम इस पे वज़न लटकाते जाएं स्प्रिंग पे तो ये खिंचने लगेगी। और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये टूट भी सकती है स्प्रिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, और जब ये जो लाइन दिखाती है ये वाली OA, अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेन प्रोपोर्शनली बढ़ता है यहाँ से यहाँ तक। ये जो जब यहाँ से यहाँ तक एक लीनियर लाइन है, सीधी है, प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ तक इसने हुक्स लॉ को ओबे किया है। ठीक, A से B तक जब हम जाते हैं तो ये इंक्रीज़ किया हमने स्ट्रेस। उस कंडीशन में अगर फोर्स को हटा लें या स्ट्रेस को हटा लें तो इससे इस पोजीशन में, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन आने में टाइम लगता है। इसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ाएं हम, उससे भी ज़्यादा अगर इंक्रीज़ करते जाएं तो ये कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल खिंचने लग जाएगा, और हमें जो है ये उसे जो लास्ट एंड मूवमेंट होगा उस पर हम बोलेंगे एक फाइनल, इसकी जो ये आ जाएगी, जो स्ट्रेस है वो एक लास्ट हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर E पर आते आते ये ब्रेक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक, और हम आगे क्लियर करते हैं कि क्या है। चलो, अच्छा जी, अभी जो है हियर वी अप्लाई ए फोर्स और वेट, मतलब कोई स्प्रिंग है या कोई भी आइटम है उस पर हम, जैसे कि मान लो स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं। ठीक, तो अब हम कंडीशन देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है जब हम फोर्स लगाते हैं। हियर वी कॉल इट एज टेंसाइल स्ट्रेस। जब हमने वेट लटका दिया या फोर्स लगाते हैं तो हम उसको बोल देंगे कि ये टेंसाइल स्ट्रेस है। इन दिस वायर विल स्ट्रेच इफ टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज स्लोली देन वी फाइंड ए ग्राफ। अगर हम फोर्स बढ़ाते गए, ज़्यादा करते गए, इंक्रीज़ करते गए, तो उससे हमें एक ग्राफ मिलेगा। उसको हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इसको यहाँ पर बोल देते हैं हम यील्ड पॉइंट, B को यील्ड पॉइंट, ये B है, B के लिए है यील्ड पॉइंट। अच्छा, इट गिव्स दिस ग्राफ गिव्स ए रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस। ये क्या देता है ग्राफ? रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या है?
स्ट्रेस इज दैट इज हियर फोर्स पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस, यहां पर हमने क्या दिया है, स्ट्रेस दिया है जो, और स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। और स्ट्रेन क्या है, ये है दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, जो स्ट्रेन होगा वो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ वायर होगा ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ। तो ये एक मोटा सा आइडिया दे दिया है। अच्छा, इसमें इस टाइप के जो कर्व हैं, दिस टाइप ऑफ कर्व्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ ए मटीरियल डिफॉर्म्स विद इंक्रीजिंग लोड्स। ये बताता है कि किस करैक्टरिस्टिक्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती जाती है, कि ये मटेरियल का अगर वेट बढ़ाते जाएं तो उसके बिहेवियर को ये कर्व बताएगा, ठीक है। लेकिन बट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, यानी कि किसी के लिए कर्व अगर मटेरियल मान लो एल्यूमिनियम है या लोहा या कॉपर है, स्टील है, उसके लिए ये कर्व थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। किसी का ऐसे आएगा, कोई नीचे भी हो सकता है, थोड़ी पोजीशन चेंज होती जाएगी। अब इसके हम अलग अलग केस देखते हैं, जैसे कि केस नंबर 1 ओ ए यहाँ तक क्या है, यहाँ से और यहाँ तक अगर हमने स्ट्रेस लगाया है, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया है, उस केस में क्या होगा, इन दिस कर्व इज लीनियर फ्रॉम हियर टू हियर, कर्व इज लीनियर एंड हुक्स लॉ इज फॉलोड। इस एरिया के लिए हुक्स लॉ फॉलो होता है, दैट इज इन दिस एरिया बॉडी रीगेन्स इट्स शेप एंड साइज, दैट इज डायमेंशन इज रीगेन्ड ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स को हटा लें, स्ट्रेस को हटा लें, तो बॉडी या आइटम या कोई भी मटेरियल है वो अपनी जो ओरिजिनल साइज एंड शेप या डायमेंशन है उसको रीगेन कर लेगा। दैट इज स्ट्रेस फॉर दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर दिस एरिया फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक। अच्छा, नंबर 2 रीजन ए से बी तक रीजन ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ते हैं। अगर हम फर्दर इंक्रीज करें स्ट्रेस को, तब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। ए से बी तक ध्यान देना ज़रा, ए से बी तक हमने स्ट्रेस को इंक्रीज किया, उस कंडीशन में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, यानी कि स्ट्रेन एंड स्ट्रेस आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कि स्ट्रेन नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ये नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस फ्रॉम ए टू बी, बट बॉडी स्टिल रीगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कि अब भी ए से बी में भी ऑफ कोर्स ये जो है प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन स्ट्रेस के, लेकिन इस कंडीशन में भी ये कैसे ही अपनी जो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है व्हेन लोड इज रिमूव्ड। पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, YIELD, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, बी को बोलते हैं पॉइंट बी को, पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, यानी कि इसके बाद अगर फोर्स बढ़ाया गया या स्ट्रेस बढ़ाया गया तो फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक। सो इलास्टिक एट पॉइंट बी द अप्लाइड स्ट्रेस इज कॉल्ड, एट दिस पॉइंट अप्लाइड स्ट्रेस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी, और इसको क्या किससे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा वाई से, ठीक है। ये हो गया यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये ओ और ए का पार्ट भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा पार्ट है कि अगर फर्दर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो ये इसको न फॉलो करते हुए
तब भी ये अपनी जो ओरिजिनल शेप एंड साइज़ है उसे रीगेन कर लेता है। इस लास्ट पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, और यहाँ पर जो हमें स्ट्रेस ये जो मिल रहा है या इसको बोलते हैं हम यील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई। ठीक है। नंबर 3 बी डी रीजन, बी से डी, यहाँ से और यहाँ तक का रीजन अब हम ले रहे हैं। फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस दैट इज इफ स्ट्रेस इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, ग्रेटर देन सिग्मा वाई हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, ग्रेटर देन सिग्मा, स्ट्रेन इज इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगता है। स्ट्रेन इज इंक्रीज रैपिडली इवन फॉर स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लगाएं स्ट्रेस तो ये काफ़ी तेज़ी से बदलने लगता है, और एक ऐसी भी स्थिति आती है कि अगर स्ट्रेस कम भी हो जाए तब भी ये स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ता है। इफ़ स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड नाउ, अगर स्ट्रेस को इन बिटवीन अगर रिमूव भी कर लें, इन बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, बी और डी के बीच में अगर स्ट्रेस को रिमूव कर लिया जाए, द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। तो बी और डी के बीच में अगर हम इसे रिमूव भी कर दें तो उस कंडीशन में बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है। दैट इज स्ट्रेन डज नॉट बिकम जीरो। स्ट्रेन अगर जीरो नहीं होगा तो बॉडी जो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन नहीं करेगा। फॉर दिस बॉडी परमानेंटली सेट्स। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जितना खिंच जाता है वायर फिर खिंच जाता है, वो वापस नहीं होगा, और उसको हम बोलते हैं कि ये परमानेंटली सेट हो गया है। और जो परमानेंटली सेट हो गए, जो डिफॉर्मेशन जो मिलती है, विकृति मिलती है आइटम की, स्ट्रेन मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि इस पॉइंट के बाद अगर हमने कहीं पर भी ये बी से डी के बीच में डिफॉर्म हो जाएगा परमानेंटली, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होगा आएगा, और इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो पॉइंट डी इज हैज़ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको एट पॉइंट डी मटीरियल विल हैव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और वो कितनी होती है उससे बोलते हैं हम सिग्मा यू। ठीक, ये हो गया। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज डी टू ई रीजन। ई रीजन ये बोलता है बियॉन्ड पॉइंट डी के बाद एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए रिड्यूस्ड एप्लाइड स्ट्रेस। इस पॉइंट के बाद अगर हम इंक्रीज और करें स्ट्रेस को, उसके बाद एडिशनल स्ट्रेस जो हमने लगाया है, एडिशनल स्ट्रेस लगाया है, तो उससे भी एडिशनल जो हमें स्ट्रेन मिलेगा विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस अगेन अप्लाइंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस, then additional strain will be produced by a reduced applied stress। इस पॉइंट के बाद अगर हमने कम पावर का भी, कम फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि कम स्ट्रेस भी लगाया, तब भी ये वायर खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक। सो एट पॉइंट ई अगर ये खिंचता चला गया, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फ्रैक्चर विल अकर। अगर हमने स्ट्रेस लगाते गए या फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते गए तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि हमें फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाएगा, POINT, फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि वायर टूट जाएगा। सो इफ सिग्मा यू दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट एंड ई फ्रैक्चर पॉइंट, या तो कहो सिग्मा ई और सिग्मा यू था डी पर, तो सिग्मा यू या यूँ कहो पॉइंट डी एंड दिस पॉइंट ई, इफ़ दीज आर क्लोज टू ईच अदर, ये और ये अगर पास पास में हैं
यानी कि जैसे ही थोड़ी सी पावर लगाई और ये ई यहाँ पर और ये वायर टूट जाए तो उस मटेरियल को हम बोलेंगे ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ठीक है। अगर D एंड E पॉइंट दूर हैं, अगर ये और ज़्यादा दूर होता, यहाँ पर होता, तो उस कंडीशन में हम मटेरियल को बोलेंगे डक्टाइल, डक्टाइल। ठीक है, ये हो गई, ये केस ख़त्म हो गया 8.4 का। अब इसी में ही एक रिलेटेड है, ये कर्व का पार्ट ख़त्म। इसमें अगर हम एक रबर का केस लेते हैं, रबर जो कि ह्यूमन बॉडी में भी यूज़ होता है, हृदय में, उसे बोलते हैं ओर्टा, यानी कि बाईं धमनी, बाईं ओर की साइड में एक धमनी होती है, उसको हम AORTA बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक, ये इसे अगर ये समझ में नहीं आए तो एक रबर मान लीजिए, रबर को कितनी भी बार खींचिए वो अपनी जगह आ जाती है। रबर को खींचते, अगर 10 बार भी खींचे, 50 बार भी खींचे, तो वो आप बाद में अपनी पोजीशन पे ही आ जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कर्व बनाया, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। इसमें क्या है, ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि हुक्स लॉ के लिए ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जबकि इसमें ये इस तरीके से जा रही है। इसका मतलब है थोड़ा सा स्ट्रेस भी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। इसका ये यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि ये कर्व है, ये सीधी लाइन नहीं है, ये कर्व है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर हम लगाएं तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा, यानी कि रबर ज़्यादा खींचेगी थोड़ी सी ताकत से भी। ठीक, तो अब हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस, जो हमने 4 केस पढ़े हैं, रबर कैन बी, रबर यानी कि ये ओर्टा मान लो उसे, रबर कैन बी स्ट्रेच्ड और पुल्ड मैनी टाइम्स, देन ऑल्सो रबर कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। सो हियर, यानी कि ये हियर, ऑल्दो इलास्टिक रीजन इज़ वेरी लार्ज, इलास्टिक रीजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, द मटीरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, मटीरियल डज नॉट ओबे, क्योंकि यहाँ पे कर्व है, और जबकि हुक्स लॉ के लिए होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। डज नॉट, सो मटीरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन, मतलब काफ़ी, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो ये रीजन है, ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ठीक, ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन, एंड देयर इज़ नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, और इसमें कोई वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन भी नहीं है। सो मटीरियल्स दैट कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स, वो मटीरियल जो थोड़े से स्ट्रेस पर भी ज़्यादा स्ट्रेन दे देते हैं, उनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही था। सो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहें और आपको भी मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।